क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने फाइनेंशियल लाइफ को इतनी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, जबकि आप हर महीने के अंत में स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या आपके मन में भी यह सवाल आता है कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो अमीर लोगों को अमीर बने रहने में मदद करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से मनी मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो आपके पैसों से जुड़े रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। आप जैसे ही सुबह उठते हैं, बिल्स की चिंता शुरू हो जाती है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, होम लोन, किराया, बच्चों की फीस, ये सारी चिंताएं आपके दिमाग पर हावी रहती हैं। हर महीने की 30 तारीख आते आते आप अपने अकाउंट को चेक करते हैं और सोचते हैं, इस बार भी बच गए, लेकिन अगले महीने क्या होगा? ये स्ट्रेस आपकी लाइफ क्वालिटी को कितना प्रभावित करता है, यह आप ही जानते हैं। माइकल फिंके की मनी मैनेजमेंट स्किल्स एक ऐसी किताब है जो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करती है। फिंके सिर्फ एक ऑथर ही नहीं है, बल्कि वो टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोफेसर रह चुके हैं और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में रिसर्च चेयर के रूप में काम कर चुके हैं। उनकी रिसर्च द जर्नल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और द फाइनेंशियल सर्विसेज रिव्यू जैसी प्रतिष्ठित जर्नल्स में पब्लिश हुई है। यानी आप एक एक्सपर्ट की गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह मेरे लिए भी काम करेगी? बिल्कुल। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी शुरू की हो या फिर फैमिली के साथ सेटल हो, इस किताब में हर स्टेज के लिए वैल्यूएबल टिप्स हैं। यहां तक कि अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे अपने बजट को ऐसे बनाएं कि आपकी इनकम किसी भी साइज की हो, आप उसका बेहतरीन यूज कर सकें। आप जानेंगे कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना शुरू करें, जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप अपने पैसे के लिए। आप समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और कौन से इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है और कौन से सिर्फ पैसों की बर्बादी। और सबसे महत्वपूर्ण, आप रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब और कैसे करें, यह भी सीखेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर आपका फ्यूचर होगा। माइकल फिंके ने अपने दशकों के रिसर्च और एक्सपीरियंस से निकाले गए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स इस किताब में शेयर किए हैं। वो बताते हैं कि लोग अक्सर अपने फाइनेंशियल डिसीजन में कौन कौन सी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। वो यह भी समझाते हैं कि हैप्पीनेस और वेल्थ के बीच का कनेक्शन क्या है और कैसे आप अपने पैसों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्या आप अपने पैसों को लेकर होने वाले झगड़ों और टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप उस स्ट्रेस से फ्री होना चाहते हैं जो पैसों की टेंशन हर महीने आपको देती है? क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि पैसे कहां से आएंगे? तो फिर मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट स्किल्स जो आपकी लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं, बल्कि प्रोस्पेरिटी भी ला सकती हैं। याद रखिए, जैसा कि माइकल फिंके कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करने के बारे में है। हमारे पास पैसे कितने हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि हम उन पैसों का क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने पैसों को मास्टर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को दूसरे लेवल पर ले जा सकते हैं। पैसों की असली वैल्यू। पैसा सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा आपको वो सब कुछ देता है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। माइकल फिंके कहते हैं कि पैसे का असली मतलब है आपकी चॉइस की आज़ादी। जब आपके पास पैसा होता है तो आप चुन सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं और अपना टाइम कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी थे जिनका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर थे, अच्छी सैलरी कमाते थे, लेकिन उनके पास अपने लिए और अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं था। उन्हें हमेशा लगता था कि वे पैसों की रेस में फंस गए थे। फिर एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया। उस हादसे के बाद उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को फिर से सेट किया और समझा कि पैसा उनके लिए क्या मायने रखता है। आप भी सोचिए, आपके लिए पैसे का क्या मतलब है
क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं या फिर आप पैसे का इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं? फिंके कहते हैं कि पैसे से सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको टाइम खरीदने की ताकत देता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पसंद के काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं या अपने शौक के लिए समय निकाल सकते हैं। देखा आपने, पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं है। ये आपको आज़ादी देता है, चॉइस देता है और आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। हमारा मन और पैसा। फिंके कहते हैं कि जब पैसों की बात आती है तो हमारा मन बड़ी अजीब तरह से काम करता है। हमारे दिमाग में दो सिस्टम होते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 वह है जो फटाफट और बिना ज्यादा सोचे समझे फैसले लेता है। ज्यादातर इमोशनल डिसीजन इसी सिस्टम से आते हैं। जब आप मॉल में जाते हैं और अचानक कोई चीज सेल पर देखकर खरीद लेते हैं तो ये सिस्टम 1 का काम होता है। वहीं सिस्टम 2 लॉजिकल सोचता है, प्लानिंग करता है और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। जब आप अपनी सैलरी से बजट बनाते हैं या फिर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो यह सिस्टम 2 का काम होता है। समस्या यह है कि हमारा सिस्टम 1 अक्सर सिस्टम 2 पर हावी हो जाता है। इसीलिए हम अक्सर ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं होते। एक कहानी है सोनिया की, जो हर महीने अपनी सैलरी के आधे से ज्यादा पैसे शॉपिंग पर खर्च कर देती थी। जब भी कोई सेल होती वह पहुंच जाती और चीजें खरीद लेती। भले ही उन्हें उसकी जरूरत ना हो, वह हमेशा सोचती कि वह बाकी पैसे बचा लेगी, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता था। यह सिस्टम 1 का काम था। फिर एक दिन उसने अपने फ्रेंड से फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जाना। उसने अपने खर्चों का एक डेटा मेंटेन करना शुरू किया और महसूस किया कि वह अपनी सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा बेकार की चीजों पर खर्च कर रही थी। उसने अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट किया और अपने खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। इसलिए जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें तो अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। सोचिए, प्लानिंग कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। एक अच्छा बजट कैसे बनाएं? किसी भी मनी मैनेजमेंट प्लान की शुरुआत एक अच्छे बजट से होती है, लेकिन बजट बनाना मतलब अपने आप पर पाबंदियां लगाना नहीं है। बजट आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप उसे बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। फिंके का सुझाव है कि हर महीने आप अपनी सैलरी का हिसाब 3 हिस्सों में बांटें: जरूरतें, चाहतें और सेविंग्स। जरूरतें वे चीजें हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जैसे किराया, खाना, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। इसमें आपकी सैलरी का 50% तक जाना चाहिए। चाहतें वे चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन वे जरूरी नहीं हैं, जैसे कि डिनर आउट, मूवी, वेकेशन या नए कपड़े। इन चीजों पर आपकी सैलरी का 30% तक खर्च होना चाहिए और बाकी 20% आपको सेविंग में जाना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग शामिल है। मैंने एक बार रोहित से बात की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वह अच्छी सैलरी कमाते थे, लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता था। जब हमने उनके खर्चों का विश्लेषण किया तो पता चला कि वह अपनी सैलरी का 40% ऑनलाइन शॉपिंग, फैंसी रेस्तरां और नए गैजेट्स पर खर्च कर रहे थे। रोहित ने 50-30-20 नियम अपनाया और अपने खर्चों को नियंत्रण में किया। 6 महीने के अंदर उनके पास 3 महीने का आपातकालीन फंड जमा हो गया था और उन्होंने अपने छात्र आय का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया था। बजट बनाते वक्त याद रखें कि यह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जीवन बदलता रहता है और आपका बजट भी इसके साथ बदलना चाहिए। हर महीने अपने बजट को रिव्यू करें और देखें कि क्या आप उसका फॉलो कर पा रहे हैं। और हाँ, अपने आप पर थोड़ा मेहरबान भी रहें। अगर कभी आप अपने बजट से बाहर चले जाएं, तो अपने आप को दोष न दें। अगले महीने फिर से स्टार्ट करें। कंटिन्यूटी ही सफलता की कुंजी है। डेट मैनेजमेंट। आज की दुनिया में लोन लेना एक आम बात है। हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं और कभी कभी तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन और स्टूडेंट लोन भी होते हैं। फिंके कहते हैं
कि हर लोन बुरा नहीं होता, लेकिन लोन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। गुड लोन वह होता है जो किसी ऐसी चीज के लिए लिया जाए जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है या वह आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए, जैसे कि होम लोन या फिर एजुकेशन लोन। इन लोन्स का इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। बैड लोन वह होता है जो ऐसी चीजों के लिए लिया जाए जिनकी वैल्यू समय के साथ घटती है या जिन पर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन या फिर पर्सनल लोन। आनंद की कहानी लीजिए। वे एक स्टार्टअप में काम करते थे और अच्छी सैलरी कमाते थे, लेकिन उन पर 5 अलग अलग क्रेडिट कार्ड का लोन था जिनका टोटल अमाउंट 5 लाख से ज्यादा था। वह हर महीने मिनिमम पेमेंट कर देते थे, लेकिन उनका डेट कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। फिंके का सुझाव है कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है तो सबसे पहले उन लोन को चुकाएं जिनका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। आनंद ने भी यही किया। उन्होंने अपनी सेविंग से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड का लोन पूरा चुकाया, फिर उसके मिनिमम पेमेंट से बचे हुए पैसों को दूसरे कार्ड के लोन में लगाया। इस तरह से 18 महीने में उन्होंने अपना सारा क्रेडिट कार्ड लोन चुका दिया। एक और स्ट्रैटेजी है डेट कंसोलिडेशन की। अगर आपके ऊपर बहुत से लोन हैं, तो आप एक बड़ा लोन ले सकते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट कम हो और उससे अपने सारे लोन चुका सकते हैं। इससे आपको हर महीने सिर्फ एक ही लोन का पेमेंट करना होगा और इंटरेस्ट भी कम लगेगा। फिंके कहते हैं कि डेट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करें और जरूरत से ज्यादा लोन न लें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन हर महीने उसका पूरा बैलेंस पे कर दें। इमरजेंसी फंड। जीवन अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपनी जॉब खो सकते हैं, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, या फिर आपकी गाड़ी या घर की मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में एक इमरजेंसी फंड आपको मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकता है। फिंके का सुझाव है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये पैसा आपके रेगुलर बैंक अकाउंट से अलग एक सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, जिसे आसानी से एक्सेस किया जा सके, लेकिन यह अकाउंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो। मैंने दीपिका से बात की थी, जो एक स्मॉल बिजनेस चलाती है। कोरोना महामारी के दौरान उनका बिजनेस बहुत प्रभावित हुआ और उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं रह गया, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में एक अच्छा इमरजेंसी फंड बना लिया था, जिससे वे 5 महीने तक बिना किसी डिफिकल्टी के अपने खर्चे चला सकीं। इससे उन्हें नए बिजनेस मॉडल को विकसित करने का समय मिला और जब स्थिति सामान्य हुई तो वे फिर से अपने बिजनेस को शुरू कर सकीं। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 5 से 10% अलग रख दें। धीरे धीरे यह रकम बढ़ेगी और आपके पास एक मजबूत सुरक्षा जाल होगा। और हाँ, इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल सिर्फ सच्ची इमरजेंसी के लिए ही करें। नई टीवी खरीदना या हॉलिडे पर जाना इमरजेंसी नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग। मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से करनी चाहिए क्या? अभी तो मैं जवान हूं, बाद में कर लूंगी। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? फिंके कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है जो लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। इसका कारण है कंपाउंडिंग का जादू। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वह न सिर्फ ग्रो होता है, बल्कि उस ग्रोथ पर भी आगे ग्रोथ होती है। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और 60 साल की उम्र तक करते रहते हैं। अगर आपको सालाना 8% का रिटर्न मिलता है तो आप 60 साल की उम्र तक लगभग 1,50,00,000 रुपए जमा कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसे 35 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 60 साल की उम्र तक सिर्फ 65 लाख रुपए होंगे, जो कि पहले के मुकाबले आधे से भी कम है। तो देखा आपने, सिर्फ 10 साल की देरी से आपके रिटायरमेंट फंड में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करे उतना बेहतर है। अरुण की कहानी है, जो अपने 20 के दशक में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने हर महीने अपनी सैलरी का 15% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। शुरू में मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण वे परेशान होते थे,
लेकिन वे समझते थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है। वे अपने इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट रहे और अब जब वे 45 के हैं तो उनके पास एक सॉलिड रिटायरमेंट फंड है। फिंके का सुझाव है कि अपनी सैलरी का 15% रिटायरमेंट के लिए अलग रखें। इसमें आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। अगर आप अभी यह नहीं कर सकते तो छोटी रकम से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस जैसे ऑप्शन अच्छे हैं। अपनी उम्र और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। इन्वेस्टिंग की बेसिक्स। इन्वेस्टिंग का विचार कई लोगों को डराता है, लेकिन फिंके कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के साथ कोई भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल, मिड टर्म 3 से 7 साल और लॉन्ग टर्म 7 से अधिक साल। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपके इन गोल्स के हिसाब से होना चाहिए। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ और डेट म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं। ये निवेश कम जोखिम वाले होते हैं और आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इसमें स्टॉक मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इसमें रियल एस्टेट, गोल्ड और अन्य कमोडिटीज शामिल हैं। ये आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं। फिंके कहते हैं कि सफल इन्वेस्टिंग के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन का सिद्धांत समझना चाहिए, यानी अपना पैसा अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट में लगाएं ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह फायदा हो सके। अमित एक आईटी पेशेवर है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि वे अपना पैसा खो देंगे। उन्होंने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने एएसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एसआईपी उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड राशि इन्वेस्ट करने की अनुमति देता था, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे उन्हें रुपये कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिला। जब मार्केट डाउन होता है तो उनके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं और जब मार्केट अप होता है तो कम। समय के साथ ये उनके पोर्टफोलियो की एवरेज कॉस्ट को कम कर देता है। फिंके का सुझाव है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, खासकर इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स के जरिए। ये फंड्स प्रोफेशनल मैनेजर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं, इसलिए आपको स्टॉक चुनने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और याद रखें, इन्वेस्टिंग में पेशेंस का बहुत महत्व है। मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराएं नहीं। लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट अच्छा रिटर्न देता है। इंश्योरेंस, अपनी और अपनों की सुरक्षा। फिंके कहते हैं कि वित्तीय सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को अनपेक्षित घटनाओं से बचाता है। अक्सर लोग इंश्योरेंस को एक खर्च के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में यह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको अनपेक्षित फाइनेंशियल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। हेल्थ इंश्योरेंस, हर किसी के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल का खर्च आपकी सेविंग्स को खा सकता है, इसलिए अपने और अपने फैमिली के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हैं तो आपके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस सबसे सरल और किफायती प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस है। इससे आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा। आपका लाइफ कवर आपकी सालाना इनकम का 10 से 15 गुना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है तो आपका लाइफ कवर 1 से 1 करोड़ 50 लाख रुपए होना चाहिए। अन्य इंश्योरेंस, इनके अलावा आप होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार। मेहुल की कहानी है, जिनके पिता को अचानक हार्ट अटैक आया। उनके पिता के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और इलाज पर 5 लाख से ज्यादा खर्च हो गए। मेहुल को अपने इमरजेंसी फंड से पैसे निकालने पड़े और कुछ पर्सनल लोन भी लेना पड़ा। इस घटना के बाद
मेहुल ने न सिर्फ अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, बल्कि अपने लिए एक अच्छा टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी ले लिया, ताकि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो उनका परिवार फाइनेंशियली सुरक्षित रहे। फिंके कहते हैं कि इंश्योरेंस लेते समय प्रीमियम की तुलना करना और पॉलिसी के टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे इंश्योरेंस का चुनाव करें जो आपकी जरूरतों के अनुसार हो और आपके बजट में आए। टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स हर नौकरी पेशा या बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए एक रियलिटी है, लेकिन फिंके कहते हैं कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग से आप अपना टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल लीगल तरीके से। टैक्स प्लानिंग का मतलब है अपने इनकम और खर्चों को इस तरह मैनेज करना कि आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। इसके लिए आपको टैक्स डिडक्शन और टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में जानना जरूरी है। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कई सेक्शंस हैं जिनके तहत आप टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80C, इसके तहत आप पीपीएफ, एलएसएस म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 तक है। सेक्शन 80D, इसके तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अपने लिए और फैमिली के लिए 25,000 तक और पेरेंट्स के लिए अतिरिक्त 25,000 तक। अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 तक। अन्य सेक्शंस इसके अलावा सेक्शन 80E, शिक्षा लोन इंटरेस्ट, सेक्शन 24, होम लोन इंटरेस्ट और अन्य सेक्शंस के तहत भी टैक्स बेनिफिट क्लेम किए जा सकते हैं। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ और एनपीएस जैसे इन्वेस्टमेंट न सिर्फ आपकी वेल्थ बढ़ाते हैं बल्कि आपको टैक्स बेनिफिट भी देते हैं। राधिका, जो एक आईटी कंपनी में काम करती है, हर साल अपने अकाउंटेंट से टैक्स प्लानिंग के बारे में सलाह लेती हैं। इससे पहले वे सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती थीं, जिस पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। उनके अकाउंटेंट ने उन्हें एलएसएस म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की सलाह दी, जिससे उन्हें न सिर्फ बेहतर रिटर्न मिला बल्कि वे सेक्शन 80C में इन्वेस्ट कर सकते थे। 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी क्लेम कर सकी। इसके अलावा उन्होंने अपने और अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया, जिससे उन्हें सेक्शन 80D के तहत अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिला। फिंके का सुझाव है कि अपनी टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही कर ले, न कि अंत में जब टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ जाए। इससे आपको अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेंगे। बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। फिंके कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना उनके भविष्य के लिए आप जो सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं वह है। बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग। आजकल एजुकेशन का खर्च बहुत ज्यादा है और हर साल यह बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एक फंड बनाना स्टार्ट कर दें। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के लिए या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर विचार करें, क्योंकि इनसे लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएं, अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करें। बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने बच्चों को पैसे के बारे में शिक्षित करना। उन्हें बचत करना, खर्च करना और इन्वेस्ट करना सिखाएं। आप उन्हें एक पॉकेट मनी दे सकते हैं और उन्हें उसे मैनेज करना सिखा सकते हैं। उन्हें बेसिक बजटिंग और सेविंग की कॉन्सेप्ट समझाएं। उन्हें बताएं कि हर चीज खरीदने के लिए हमें मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते हैं। सुनील और अनीता ने अपने 10 साल के बेटे रोहन को एक पिगी बैंक दिया और उसे सिखाया कि वह अपनी पॉकेट मनी का एक हिस्सा बचाए। हर महीने वे रोहन के साथ बैठकर देखते कि उसने कितना बचाया और कितना खर्च किया। जब रोहन की पिगी बैंक भर गई तो उन्होंने उसे एक सेविंग्स अकाउंट खोलने में मदद की और बताया कि बैंक में पैसा रखने से उसे इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह से उन्होंने रोहन को बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सिखाए। फिंके कहते हैं कि जब आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं तो आप उन्हें जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल देते हैं।
ये स्किल उन्हें अपने पैसों को मैनेज करने में मदद करेगी और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। डिजिटल फाइनेंस और नई तकनीकें। फिंके कहते हैं कि आज के डिजिटल युग में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने पैसे के मैनेजमेंट को बहुत आसान और एफिशिएंट बना दिया है। इन नई तकनीकों का उपयोग आपको अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकता है। मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स। अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से ही अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल्स पे कर सकते हैं। बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप्स। ये ऐप्स आपके खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में मदद करते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप कहाँ बचत कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स आपको ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं। आप अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डिजिटल वॉलेट्स। ये आपको कैशलेस पेमेंट करने में मदद करते हैं। आप QR कोड स्कैन करके या फोन नंबर के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। निशा, जो एक फ्रीलांसर हैं, पहले अपने खर्चों और इनकम को ट्रैक करने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन फिर उन्होंने एक बजटिंग ऐप डाउनलोड किया। इस ऐप से उन्हें पता चला कि वे अपनी इनकम का 30% फूड डिलीवरी पर खर्च कर रही थीं। यह देखकर उन्होंने अपने खाने की आदतों में बदलाव किया और अपनी सेविंग्स बढ़ाई। फिंके कहते हैं कि डिजिटल फाइनेंस के इस्तेमाल में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पासवर्ड को स्ट्रांग रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखें। डिजिटल फाइनेंस आपके जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने फाइनेंस के बारे में सोचना बंद कर दें। टेक्नोलॉजी एक टूल है और आपको इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। फिंके कहते हैं कि कई लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के कारण हिचकिचाते हैं। बिजनेस शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकता है। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। इसमें आपके बिजनेस मॉडल, टारगेट मार्केट, कंपटीशन और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन शामिल होने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस की सफलता के लिए क्रिटिकल है। आपको स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्रोजेक्टेड रेवेन्यू का अनुमान लगाना चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके बिजनेस को ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अपने बिजनेस के लिए फंडिंग पाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके लिए कई ऑप्शन हैं। पर्सनल सेविंग्स। अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसमें पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क भी है। बैंक लोन। बैंक आपको बिजनेस लोन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोलैटरल और एक सॉलिड बिजनेस प्लान की जरूरत होगी। एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। ये इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बदले में वे आपके बिजनेस का हिस्सा मांगेंगे। क्राउड फंडिंग। यह एक नया तरीका है जिसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों से छोटी छोटी रकम इकट्ठा करते हैं। अनुराधा की कहानी है, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक ऑर्गेनिक फूड बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत किया, एक इमरजेंसी फंड बनाया, अपने लोन चुकाए और अपने खर्चों को कम किया। फिर उन्होंने एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाया और अपनी सेविंग्स और एक स्मॉल बिजनेस लोन के जरिए अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआती महीनों में मुश्किलें आईं, लेकिन उनका इमरजेंसी फंड उन्हें सपोर्ट करता रहा। धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो हुआ और अब वह अपने बिजनेस से अच्छी आय कमा रही हैं। फिंके कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंस को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चे को कवर कर सके। अपने लोन को कम से कम करें और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस को अलग रखें। अपने बिजनेस के लिए एक अलग बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड रखें। इससे आपको अपने बिजनेस के फाइनेंस को ट्रैक करने में मदद मिलेगी और टैक्स फाइलिंग भी आसान होगी। अपने रिश्ते में पैसे का प्रबंधन। फिंके कहते हैं कि पैसा अक्सर रिलेशनशिप में तनाव का कारण बनता है, खासकर कपल्स के बीच। इसलिए अपने पार्टनर के साथ खुलकर पैसे के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ओपन कम्युनिकेशन।
अपने पार्टनर के साथ अपनी फाइनेंशियल स्थिति, गोल्स और चिंताओं के बारे में खुलकर बात करें। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगा। फाइनेंशियल गोल्स को साझा करना। अपने पार्टनर के साथ मिलकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। इससे आप दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे। बजट बनाना। एक साझा बजट बनाएं जिसमें दोनों की आय और खर्चे शामिल हों। यह आपको दोनों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार रहने में मदद करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना। तय करें कि कौन किस बिल को पे करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेगा और कौन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। यह आपके फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड रखेगा। सीमा और अभिषेक हाल ही में शादी किए थे और अपने फाइनेंस को मैनेज करने में परेशानी का सामना कर रहे थे। वे हर छोटी छोटी खरीदारी पर बहस करते थे। फिर उन्होंने एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलने का फैसला किया। प्लानर ने उन्हें एक सिंपल स्ट्रैटेजी सुझाई। उन्होंने 3 बैंक अकाउंट खोले, एक संयुक्त अकाउंट साझा खर्चों के लिए और 2 अलग अलग अकाउंट व्यक्तिगत खर्चों के लिए। वे अपनी सैलरी का एक हिस्सा संयुक्त अकाउंट में डालते थे, जिससे बिल्स, किराया और अन्य साझा खर्चे पूरे होते थे। बाकी का पैसा वे अपने व्यक्तिगत अकाउंट में रखते थे, जिसे वे अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकते थे। इस व्यवस्था ने उनके बीच के तनाव को काफी कम कर दिया और उन्हें अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिली। फिंके कहते हैं कि फाइनेंशियल इनफिडेलिटी यानी अपने पार्टनर से पैसे के मामलों में झूठ बोलना रिलेशनशिप के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें, चाहे आपकी फाइनेंशियल स्थिति कुछ भी हो। कंक्लूजन, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। तो दोस्तों, हमने माइकल फिंकी की किताब मनी मैनेजमेंट स्किल्स के मुख्य पॉइंट्स को कवर किया है। इस किताब में हमने सीखा है कि कैसे अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। फिंकी हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसों के मालिक हैं, न कि इसके गुलाम। ये फ्रीडम तब आती है जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं, अपने डेट को मैनेज करते हैं, इमरजेंसी के लिए सेव करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट कई चीजों पर निर्भर करता है। एक अच्छा बजट बनाना, डेट को मैनेज करना, इमरजेंसी फंड बनाना, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और सही इंश्योरेंस लेना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक जर्नी है, न कि डेस्टिनेशन। ये एक ऐसी स्किल है जिसे आप लगातार सीखते और बेहतर बनाते रहते हैं। तो आज से ही स्टार्ट करें। छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। अपना बजट बनाएं, अपना डेट कम करें और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। याद रखें, पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। अपने पैसों का इस्तेमाल ऐसी लाइफ बनाने के लिए करें जो आपको खुशी और संतुष्टि दे। मुझे आशा है कि इस समरी से आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और देखें कि आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ कैसे बदलता है। और याद रखें, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एक्शन लेने का सबसे अच्छा समय अभी है। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेते रहें।